सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है। सेकंड लास्ट लेक्चर रहने वाला पॉलिटी का, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ यानी कि जो लोकल लेवल पे जो बॉडीज़ होती हैं, शरीर होते हैं जो लोकल लेवल पे, उनको आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, किन किन टाइप की बॉडीज़ होती हैं, डिफरेंट बॉडी टाइप्स आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन लोकल लेवल पे पढ़ेंगे। बहुत हो गया ऊपर का लेवल, बीच का लेवल, आज सीधे नीचे आएंगे। आज जो है नीचे की बात होगी, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे लोकल बॉडीज़ की। आज सीधे हम ग्रास रूट लेवल पे एकदम उतरने वाले हैं, डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे उतारने वाले हैं। हु सेड द डेमोक्रेसी, हु डिफाइन द डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बताइए जल्दी से। और इंडिया में किस तरह की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, जो कि मैंने आपको प्रीएम्बल चैप्टर में पढ़ाया था। जल्दी से बताइए। उतारने वाले हैं। गुड इवनिंग सभी को। तनय, विवेक, काजल, अनिल, विनय, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अभी इंडिया में अगर हम बात करें, अभी हम किस चीज़ की, तो ये इसका आंसर अब्राहम लिंकन होगा। ठीक है, तो इंडिया में तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं। एक तो यूनियन, जो हम पढ़ चुके हैं, जिसको कि संघ बोलते हैं, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा, जिसमें कि हमने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब। स्टेट्स में हमने क्या पढ़ा, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहाँ पे भी था। अच्छा, यूनियन गवर्नमेंट का हेड कौन होता है बताना जरा, और स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है ये बताना जरा। तो यूनियन गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर होता है, कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। दैट इज वाई से ही इज द रियल हेड, ही इज द डी फैक्टो हेड। ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, ही इज द डी ज्यूरे हेड। स्टेट में होता है सीएम। अब ये बताओ, आप में से कितने लोग अपने देश के प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम मोदी जी से और अपने अपने राज्यों के सीएम से, चीफ मिनिस्टर से मिले हो? बताओ कितने लोग आप में से मिले हैं मोदी जी से या फिर अपने राज्य के सीएम से? जैसे कि अगर यूपी के हैं तो कितने लोग मिले योगी आदित्यनाथ जी से? बताइए जल्दी से, कितने लोग? या फिर इससे पहले भी जो सीएम रहे हैं, अखिलेश यादव, मायावती, अगर किसी से मिले हो कभी? आप में से शायद हो सकता है कोई भी ना मिला हो, या फिर हो सकता है इक्का दुक्का लोग हो। ठीक है, इस भीड़ में हो, या फिर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप में से कोई नहीं मिला होगा। ठीक है, मिला तो छोड़ो, हो सकता है आज तक आपने देखा भी ना हो रियल में कैसे दिखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने अपने गांव को प्रधान को देखा है? प्रधान को देखा है? प्रधान को जाके जूता मार दे है कि नहीं? आपके मन में तो मतलब यही होगा। और भाई सॉरी, अगर किसी के घर में ही मतलब प्रधान होंगे आप में से, तो काफ़ी लोग हो सकता है यहाँ पे कि आपके घर में ही प्रधान ही हो, है ना तो प्रधान क्या होता है? प्रधान तो होता है कि भाई ये तो मतलब अपने ही खेत की मूली है, ऐसे टाइप, हल्के में लेते हैं। क्यों? बगल में जो रहता है आपके गांव का ही होता है। तो इससे आप जो भी चीज़ें हैं, भाई सड़क बनवाओ, टंकी रखवाओ पानी की, लाइट क्यों नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। यानी कि एक तरह से डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको किस लिए बनाया गया? सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इनटू द डेमोक्रेसी। आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप पार्लियामेंट में तो बैठते नहीं हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट हुआ जहां से आपके लिए एक छोटी सी मिनी पार्लियामेंट आपको बना के दी गई गांव में, जो कि गांव में किसी को पता ही नहीं होता ये भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गांव में अपनी अलग ही राजनीति चलती है। तो चलिए इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, रूरल के लिए अलग और अर्बन के लिए अलग। रूरल यानी गांवों के लिए सेटअप करी गई पंचायत, और अर्बन लेवल में म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं। आर्टिकल जो लिखे उन पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इन आर्टिकल्स को हम पढ़ने वाले हैं। इनको तो नहीं, लेकिन इनको। ठीक है, तो ये है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दो लेवल पे, रूरल लेवल पे पंचायत होती है और अर्बन लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। क्वेश्चंस आ गए गलत पीपीटी में आ गया लगता है इस वाली में आना चाहिए था, गलत पीपीटी में लैंड कर गया। चलो, तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को हमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। क्या मैंने आपको इससे पहले पंचायत के बारे में कुछ पढ़ाया है? जल्दी से बताइए। आप में से
कितने लोगों को याद है कि मैंने आपको पंचायत के बारे में, आई एम पंचायत सचिव से। अच्छा राहुल कुमार जी, आप सचिव हैं? सचिव साहब अभी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, रुकिएगा ज़रा आप, ठीक है? अच्छा थोड़ा सचिव साहब हैं अब अगर हमारे बीच, तो सचिव साहब बताइए ज़रा कैसा क्या मतलब चल रहा है आपके गांव में। तो हमने पंचायत के बारे में पहले पढ़ रखा है, आर्टिकल नंबर 40, अनुच्छेद नंबर 40। क्या था अनुच्छेद नंबर 40? बलवंत राय, रुक जाओ भी, बलवंत राय पे सीधे तुम पहुंचे जा रहे हो अभी आर्टिकल 40 को पढ़ते हैं पहले। आर्टिकल 40 बोलता है स्टेट शैल ऑर्गेनाइज और स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। यानी कि जो स्टेट है, स्टेट क्या है, आर्टिकल नंबर 36 में जो डिफाइंड है फॉर द डीपीएसपी, तो उसको स्टेप्स लेने हैं टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। गांव लेवल पे पंचायत एक स्टैब्लिश करनी है, और उनको एंड पूरा अगर मैं बात करूं तो है कि एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यानी इनको पावर भी देनी है। अब हमें पता है कि आर्टिकल 40 एक डीपीएसपी है, और डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल कैटेगरी में आती है, यानी कि वाद योग्य नहीं है ये। आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि ये ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट तो कर ही नहीं रही है। नॉन जस्टिफाइबल था, इसीलिए काफ़ी सारी कमिटीज़ बनाई गई इसको लेके कि भाई क्या कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें करी गई, ठीक है? तो तब तक ये था कि भाई जिसका मन आया सो पंचायत को सेटअप कर लिया, जिसका मन नहीं आया तो नहीं किया। इस तरह से चीज़ें चल रही थी। 2 अक्टूबर को 1959 में 1959 में राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू सेटअप द पंचायत। राजस्थान की जो नौगांव डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे पहले एक तरह से पंचायती राज सिस्टम को सेटअप किया गया एक्चुअली में। और 2 अक्टूबर की डेट ही क्यों चुनी गई? बिकॉज ये हम सभी जानते हैं गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी, गांधी जी का जो जन्म हुआ 2 अक्टूबर को हुआ था। एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि गांधी जी का सपना था विलेज पंचायत का सेटअप करने का। वो हर चीज़ को एक तरह से डिसेंट्रलाइज करना चाहते थे। और ये जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, ये भी एक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ही एक हम बोल सकते हैं कदम है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीयकरण। सेंटर के पास ही सारी पावर्स ना रहें, ऊपर के लेवल पे ही सारी पावर्स ना रहें, नीचे भी पावर डिवॉल्व हों। स्टेट के पास आ गई, अब ये स्टेट फर्दर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनको, ठीक है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को पावर देगा। तो एक तरह से जो पावर है सिर्फ ऊपर ही नहीं कंसेंट्रेटेड है, नीचे भी आ रही है। दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। क्लियर? तो यहां पे सबसे पहले सेटअप हुई थी। देन अब बात ये आती है, धीरे धीरे कमिटीज़ का गठन हुआ कि भाई इसको मैंडेटरी करते हैं। तो सबसे पहले जो कमिटी बनी, बलवंत राय, पता नहीं मैं बलवंत राय बोलता हूँ तो मुझे बलवंत राय के कुत्तों याद आ जाता है, ठीक है? ऑल थैंक्स टू सनी देओल, है ना? तुम लोगों ने देखा वो मूवी बलवंत राय के कुत्तों, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बलवंत राय मेहता सर, ठीक है? तो वो बलवंत राय अलग है, अमरीश पुरी है, बट यहाँ पे ये बलवंत राय मेहता जी हमारे अलग हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, बिकॉज इनकी चेयरमैनशिप में बनी थी 1957 में, जिसने कि ये बोला कि एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम सेटअप होना चाहिए। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम सेटअप होना। 3 टियर क्या होता नहीं बताएंगे, क्या कर लोगे? 3 टियर अभी आगे देखेंगे, ठीक है? अभी नहीं देखना इसको, बस ये समझ लो कि हाँ इसने बोला था। ये सबसे पहली कमेटी थी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस इसी से रहते हैं कि बलवंत राय मतलब कौन सी कमेटी बनी थी सबसे पहले जिसने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम के बारे में बोला था। तो इट वॉज बलवंत राय मेहता कमेटी इन द ईयर 1957। क्लियर? देन बनती है इसके 20 साल बाद एक अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी बनती है, ये 20 साल बाद यानी 1977 में बनती है। इसने क्या बोला था? इसने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम को सेटअप करने के लिए बोला था, और बोला था कि जो एकदम विलेज लेवल वाला है ना उसको खत्म कर दो। अभी विलेज लेवल अभी मैं जब बताऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा 3 टियर में क्या क्या होता है, ठीक है? जब अभी आपको आगे एक्सप्लेन करना ही है तो फिर इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मतलब इन्होंने बोला था जो सबसे नीचे वाला है उसको खत्म कर देना है। नीचे वाला क्या भी आपको पता चल जाएगा। अब और भी कुछ कमिटीज़ बनी, उनके बारे में देख लेते हैं कि हाँ इनकी कौन कौन सी कमिटीज़ बनी। बाकी इनके रिगार्डिंग हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी का नाम मैंने आपको कल बताया था, जरा बताइए कब बताया था और क्यों बताया था, क्या इन्होंने किया था? ठुंगौन कमेटी, गडगिल कमेटी,
ये सारी कमेटी भी बनी थी पंचायत से रिलेटेड। ईयर भी इनके याद करने की जरूरत नहीं, बस ऑर्डर में ध्यान रखना। जैसे 1986 में बनी थी, मतलब ऑर्डर में ये, जैसे सबसे पहले 1957 में, फिर 77 में, 1986 में, देन आपकी थुंगॉन कमेटी एंड देन गडगिल कमेटी, इस तरह से बनती है। एल एम सिंघवी का नाम मैंने बताया था कि इन्होंने जो ओम्बड्समैन सिस्टम है, ओम्बड्समैन जो स्वीडन में ओरिजिन हुआ था, इसको इंडिया के लिए इन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त नामकरण किया था। इंडिया का पहले लोकपाल का नाम बताइए। ठीक है, तो ये हमने देखा था लोकपाल एंड लोकायुक्त तो जो एक्ट आया था 2013 में, तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्चुअल में जो नाम रखा था एल एम सिंघवी जी ने। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो रिपोर्ट थी, ARC रिपोर्ट 1960 की, उसने सबसे पहले बात कही थी लोकपाल और लोकायुक्त को सेटअप करने की। तो फर्स्ट लोकपाल वॉज पिनाकी चंद्र घोष पेशी घोष। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि बहुत गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? कुछ गड़बड़ नहीं हुई। ये हुआ कि अब यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हुई तो बहुत जो हमारी गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने अपने अपने लेवल पे मेजर्स लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसको जो पंचायत सिस्टम है इसको मैंडेटरी किया जाए। राजीव गांधी ने सबसे पहले इसको लेके कदम उठाया, लेकिन इट वाज इन द ईयर 1992 कि ये बिल फाइनली पास हुआ अमेंडमेंट वाला। ठीक है, 1992 में। और ये था 73rd अमेंडमेंट, 73 नंबर का संविधान संशोधन था 1992 में। इस समय PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे देश के। PV नरसिम्हा राव कंट्री के प्रेसिडेंट थे। इनके टाइम पे ये एक्ट पास हुआ 1992 में। बट और इसने किया क्या, इसने 2-3 काम किए। पहला तो 11th शेड्यूल जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें कि 29 फंक्शनल आइटम्स से मैंने आपको पहले ही बताया था FX ठीक है, तो 29 फंक्शनल आइटम्स हैं जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें, फिशिंग है, डेयरी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके पंचायत के पास पावर होते हैं। और इसने क्या किया, इसने पार्ट नंबर, एक नया पार्ट जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, भाग नंबर 9, पार्ट नंबर 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट नंबर 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसने जोड़ा। और क्या किया, और इस पर्टिकुलर पार्ट में आर्टिकल्स डाले। कौन कौन से आर्टिकल? अनुच्छेद नंबर 243 से लेके 243 से लेके 243O, जिनको हम एक एक करके अभी समझने वाले हैं। देखिए, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में अगर पंचायत ये इतना इंपॉर्टेंट है तो म्यूनिसिपैलिटी इतना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप? तो कितना इंपॉर्टेंट है अब पंचायत और कितना अनइम्पॉर्टेंट है म्यूनिसिपैलिटी। तो पंचायत में ज़रा ध्यान से एकदम गौर फरमा के सुनिएगा चीज़ों को। अब ये हो गया तो क्या हो गया, अब बहुत बड़ा चेंज हो गया। अब चेंज ये हो गया कि नाउ पंचायत एक जस्टिसेबल कैटेगरी में आ गया। अब ये जो है पंचायत सेटअप करना जस्टिसेबल कैटेगरी में आ गया, यानी कि अभी तक आर्टिकल 40 में नॉन जस्टिसेबल था। सेटअप करिए ना करिए कोई आपके ऊपर, ठीक है, नहीं कर रहा है, लेकिन अब किया जाएगा क्योंकि अब जस्टिसेबल कैटेगरी में आ गया है 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। और इसलिए अब, और इसको इंप्लीमेंट कब किया गया? 1992 में तो ये अमेंडमेंट आया, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को ये एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे उतर के आया। इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? जल्दी से बताइए। इसी दिन हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस, पंचायती राज डे। और नेशनल वोटर्स डे हम कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस हम 24 अप्रैल को इसीलिए मनाते हैं बिकॉज 73rd अमेंडमेंट इसी दिन एक तरह से लागू हुआ था। ठीक, तो अब ये जस्टिसेबल कैटेगरी में आ गया, अब हर स्टेट के लिए मैंडेटरी है। तो इसने 243 से लेकर 243O आर्टिकल ऐड किए जिनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, टिरिक भी बताएंगे, तो टिरिक पे फोकस मत करना, पहले जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था। बिल्कुल सही बात है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 243 में क्या मेंशन्ड है? अनुच्छेद 243 में इसकी डेफिनेशन मेंशन्ड है। किसकी? ग्राम सभा की। और भाई वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन अब है ना, लाइक वाइक कर दिया करो अगर मन हुआ करे तो। मतलब क्या, इंसान बोले ना तो उसका फ़ायदा उठाओगे तुम लोग, क्यों? तो आते हैं सबसे पहले 243 में क्या है। तो 243 मेंशंस अबाउट ग्राम सभा, विच मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू अ विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ग्राम सभा नाम के एक बॉडी बनेगी, एक शरीर बनेगा। ग्राम सभा नाम की मतलब एक तरह से बोल सकते हैं एक बॉडी बनेगी जिसमें कि कौन होगा? जिसमें कि सभी रजिस्टर्ड जो लोग हैं इलेक्टोरल रोल में वो लोग होंगे, यानी कि वो सभी 18+ जिनकी उम्र 18 हो गई है, जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम है,
गांव के जितने भी लोग हैं जो 18+ हो गए हैं और वोटर लिस्ट में नाम है तो वोट दे सकते हैं, वो सब इस ग्राम सभा का हिस्सा होंगे, जो कि एकदम ग्रास रूट लेवल पे रहेगी। अब इसका काम क्या है ना, धीरे 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 जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ग्राम सभा का काम क्या है, ग्राम सभा है क्या चीज़, तब ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी आगे बढ़ते हैं। 243A में अभी आ गए। इसमें क्या लिखा हुआ है, सब चीज़ें आर्टिकल 243 में ही है। जैसे कि सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51 में है, उसी तरह सारे जितने हमारे आर्टिकल्स रिलेटेड टू पंचायत हैं सारे 243 में है। ABCD अब सब क्लॉज नहीं करना है हमें यहाँ पे। A Gram Sabha may exercise such powers and perform such functions at the village level as the legislature of a state may by law provide। यानी कि यहाँ पे ग्राम सभा के फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ पे उसको डिफाइन किया गया था ग्राम सभा है क्या। यहाँ पे उसको फंक्शंस की वो फंक्शंस परफॉर्म करेगा जो वहाँ का स्टेट का लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल उसको पावर देगा, वो फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पंचायत से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो या फिर म्यूनिसिपैलिटी से भी अगर कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछे तो उसमें पार्लियामेंट देगा आपको ऑप्शन में। क्योंकि मैंने जब CGL मेन से पहले क्वेश्चंस करवाए थे निट्टो वाले, तो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे, तो इस तरह से हमने देखा था कि किस तरह से वहाँ पार्लियामेंट दे रहा था पंचायत के साथ। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के केस में स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो। क्यों? क्योंकि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ अ स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट। याद करिए शेड्यूल नंबर 7 जहाँ पे 3 तरह के लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। उसमें जो स्टेट लिस्ट है उसका सब्जेक्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर इसको लेके लॉ बनाएगा, ना कि पार्लियामेंट। ठीक, अब आते हैं 243B में। देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। यही है 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, त्रिस्तरीय, ग्राम स्तरीय, मध्यवर्ती और जिला स्तर। अब समझिए इस पूरे ट्राइंगल पिरामिड को। तो सबसे निचले लेवल पे होगा ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्या होता है वो समझो। देखो, ग्राम सभा तो आप समझ गए, इनमें तीनों में से ग्राम सभा कोई नहीं है। ग्राम सभा है 18+ जितने लोग हैं, ठीक है, जितने लोग हैं जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम है वो ग्राम सभा में होते हैं। ग्राम सभा की मीटिंग्स वगैरह होती हैं जो गांव में नहीं होती यूजुअली, ठीक है। क्योंकि जब मैंने नया इसको पढ़ा था तो मैंने अपने गांव में थोड़ा सा इसको टेस्ट करना चाहा कि भाई पूछा क्या कैसे, ठीक है। तो काफ़ी मतलब मुझे, खैर उस चीज़ को छोड़िए। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये क्या है 3 जो टीयर्स होते हैं, ऐसे समझिए। ये कोई एक ज़िला है, ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे गांव होंगे ऐसे छोटे 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 मोटे छोटे मोटे छोटे, ठीक है। तो ऐसे हमारे गांव होंगे काफ़ी सारे, ठीक। अब इसको चाहे आप टॉप डाउन अप्रोच से समझ लीजिए या फिर बॉटम अप अप्रोच से समझ लीजिए। बॉटम अप से इससे मेरा मतलब है जैसे ये विलेज है तो हर विलेज में छोटा छोटा पंचायत बनेगा जिसको बोलेंगे ग्राम पंचायत। यहाँ क्या बनेगा? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। हर विलेज की ग्राम पंचायत होगी, ठीक। और ऊपर बढ़िए पंचायत समिति है, यानी कि इनको हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। कुछ ग्राम पंचायत को बना दिया पंचायत समिति, इनको मर्ज कर दिया बना दिया एक पंचायत समिति, इनको मर्ज कर दिया पंचायत समिति बना दिया, इनको मर्ज कर दिया एक पंचायत समिति बना दी। ये सारे मर्ज होके मिल जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। ये तो हो गया बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन से समझना चाहते हो तो समझ लीजिए ये एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, इसमें कुछ होंगी सर्टेन यूनिट्स जिनको पंचायत समिति बोलेंगे, जिसमें कि कुछ विलेजेस होंगे, और यहाँ पे विलेजेस जो होंगे उन विलेजेस में होगी ग्राम पंचायत, सिंपल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विलेज लेवल, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लेवल और इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। विलेज बस नाम अलग है कि विलेज लेवल पे इसको ग्राम पंचायत बोल देते हैं, ब्लॉक लेवल पे इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति बोल देते हैं, और इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बोल देते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब कहीं कहीं पे कुछ राज्यों में इसके नाम अलग हैं, कुछ और नाम भी हो सकते हैं, तो वो मैटर नहीं करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इनको बोलते क्या हैं इन जनरल, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। व्हाट इज दिस अपवाद, व्हाट इज दिस एक्सेप्शन? एक्सेप्शन ये है कि जिस भी स्टेट की पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है वो 2 मिलियन से कम है, 2 मिलियन से 2 मिलियन का मतलब क्या होता है जरा बताओ, कम है, तो वहां पे 3 टियर सेटअप करना मैंडेटरी नहीं है। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम इज नॉट मैंडेटरी। पंचायती राज सिस्टम इज नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि पॉपुलेशन कम है। तो किसको हटा दें फिर? ये वाला हट जाएगा उस केस में, मतलब जहां 20 लाख से पॉपुलेशन कम है तो इंटरमीडिएट वाला हटाया जा सकता है, वो वहां का स्टेट लेजिस्लेचर खुद डिटरमाइन कर ले अपने से, जो उसको अच्छा लगे वो करे।
हो कई अगर 2 मिलियन से कम है फिर भी 3 टीयर रखना चाहते हो रख लो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अगर हटाना चाहते हो तो इसको इंटरमीडिएट को हटा सकते हो। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल 243C में। सी से कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, मतलब पंचायत का गठन किस तरीके से किया जाएगा। तो ऑल द सीट्स इन द पंचायत शैल बी फिल्ड बाई अ पर्सन्स चूजन बाई द डायरेक्ट इलेक्शंस। जितनी भी सीट्स हैं पंचायत की वो डायरेक्ट इलेक्शन से भरी जाएंगी। 2 तरह की सीट होती हैं, एक जनरल सीट होती है और एक चेयरपर्सन की होती है, अध्यक्ष की होती है। तो अध्यक्ष जो है इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी बीच वाले लेवल और टॉप वाले लेवल पे इनडायरेक्टली चुना जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। लेकिन विलेज वाला डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मतलब मेरे कहने का ये है, ये दोनों इनडायरेक्ट ही चुने जाएंगे, इट इज़ मस्ट। और ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कौन डिटरमाइन करेगा? अगेन हर चीज़ डिटरमाइन करने का काम स्टेट का लेजिस्लेचर का है, राज्य के विधानमंडल का है, पार्लियामेंट नहीं करेगा यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो जितने भी सीट्स हैं जो नॉर्मल वाली, तो जो लोग ग्राम सभा के जो लोग होते हैं, जो इनको बोल सकते हैं, जो अभी मैंने बताया था ग्राम सभा, वो लोग चुनते हैं। आप लोग वोट डालते हैं ना डायरेक्टली गांव के प्रधान के लिए, और फिर जो चेयरपर्सन ऊपर लेवल पे होता है वो प्रधान लोग चुनते हैं फिर। ठीक है, ऐसे नगर पालिकाओं में होता है। तो ये है इसका मतलब। क्लियर 243C में कि किस तरह से सीट भरी जाएंगे। तो मैं फिर से ऐसे बताता हूँ कि एक तो जनरल लेवल के इलेक्शंस होते हैं जो डायरेक्टली होते हैं, जहाँ पे ये सरपंच चुने जाते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। और एक होते हैं चेयरपर्सन के लिए चुनाव, इसके अध्यक्ष के लिए चुनाव, ये इनडायरेक्टली होते हैं। कहाँ पे? 3 टीयर मैंने बताए थे, तो 3 टीयर में इनडायरेक्टली होते हैं ये, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल पे अगर मैं बात करूं तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, नहीं प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, वो वहां का स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 243D। ठीक, ये बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अभी सिर्फ आपको फोकस करना है जो मैं बता रहा हूँ, इस आर्टिकल पे फोकस करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बताया, अभी मैं आपको याद करवा दूंगा, सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो रिजर्वेशन 2 लोगों के लिए, एक तो SCs एंड STs के लिए, SC ST तो यहाँ पे लिखा हुआ है, SCs और STs के लिए और विमेन के लिए। ठीक है, SC और ST और यहाँ पे विमेन के लिए रिजर्वेशन। SC ST की अगर बात करें तो इनको इनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा SC ST को। और अगर बात करें विमेन को, इनका फिक्स कर दिया, 1/3 जो सीट है ना वो विमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। साथ ही साथ जो चेयरमैन पद में भी जो सीटें हैं वो भी विमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। यहाँ पे चेयरमैन के लिए सच मैंडेटरी नहीं है, वो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन कर सकता है, राज्य का विधानमंडल, कि भाई चेयरमैन लेवल पे SC ST को रिजर्वेशन देना है नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे 1/3 रिजर्व्ड हैं, जनरल भी और चेयरमैन लेवल पे भी। क्लियर, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? 243D सीटों का आरक्षण बिल्कुल सलमान खान, बिल्कुल सही है। चलिए तो आगे बढ़ें। भी 243D हो गया, 243D थर्ड है ये। ऑफिसर्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत वही सेम है, ठीक है। ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन इन सच अ मैनर एज द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाई लॉ प्रोवाइड, यानी कि जो चेयरमैन लेवल पे है वो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन कर सकता है कि भाई किस हिसाब से रिजर्वेशन देना है नहीं देना है। ठीक, अब आ जाते हैं 243E में। ई बात करता है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, कि इनका अवधि कितनी होगी, कार्यकाल कितना होगा पंचायत का। तो उतना ही होता है जितना लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है। यानी एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिजॉल्व्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर। यानी कि मान लो कि आज 1 जनवरी 2024 को एक पंचायत बैठती है, तो ये 1 जनवरी 2029 तक चलेगी, अनलेस डिजॉल्व्ड अर्लियर। अगर जल्दी डिजॉल्व नहीं कर दिया गया, अगर जल्दी इसको घोल नहीं दिया गया तो। अब कौन घोलता है इसको पानी में डाल के? लोकसभा को कौन घोलता था? राष्ट्रपति। यहाँ पे आपको लगा हो राज्यपाल घोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, राज्यपाल नहीं घोलेंगे। आगे जो जिला परिषद होता है, जो सबसे टॉप लेवल वाला भी देखा था टीयर, तो वो घोलता है इसको। और अगर घोल दिया तो फिर क्या होगा? 2 केसेस होंगे। पहले ये देखा जाएगा, 2 चीज़ मतलब ये चीज़ देखी जाएगी कि इसका टाइम पीरियड जो घोला गया है, मतलब डिसॉल्व किया गया है, तो इसके कितना टाइम बाकी था। अगर 6 महीने से कम का टाइम बाकी था, ठीक है, 6 महीने से कम का टाइम बाकी था तो इलेक्शन करवाना मैंडेटरी नहीं है। और लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा का टाइम बाकी था, मोर देन 6 months, तो इलेक्शन आप करवाइए। और जो नई पंचायत का गठन होगा आप छोड़ दीजिए। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना, 6 महीने जल्दी, 6 महीने बाद नहीं समझ में आ रहा ना, छोड़ दीजिए। आप ऐसे बस इतना याद रखिए कि पंचायत अगर अर्लियर डिसॉल्व हो गई तो इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस के बाद जो न्यूली इलेक्टेड पंचायत बनेगी, न्यूली इलेक्टेड
पंचायत बनेगी, ये सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए कंटिन्यू रहेगी, ये लिखा भी होगा यहाँ पे। ये अ पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द रेजोल्यूशन ऑफ द पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ड्यूरेशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। और ये लंबा चौड़ा सा लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2024 को ये पंचायत सेटअप हुई, 2029 में खत्म होना था, लेकिन मान लेते हैं 1 जनवरी 2028 में डिसॉल्व हो गई, यानी कि अभी इसके लिए 1 साल बाकी था ना, तो जो नई पंचायत बनेगी वो सिर्फ 1 साल के लिए चलेगी। अनलाइक इन द केस ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पे अगर नए इलेक्शन हुए, नए इलेक्शन अगर हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तो 2024 में होना ही है, मान ले 2024 में कोई सरकार बनी और 2025 में डिसॉल्व हो गई और फिर से फ्रेश इलेक्शंस होते हैं 2025 में, तो वो पूरे 5 साल के लिए सर्व करेगी। सेम गोज विद लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो। प्रेसिडेंट के मान लेते हैं कुछ हो गया, उसने रिजाइन दे दिया, रिमूव कर दिया, डेथ हो गई, तो नया प्रेसिडेंट आएगा 5 साल के लिए सर्व करेगा। नया वाइस प्रेसिडेंट आएगा, बीच में कोई आएगा, 5 साल के लिए सर्व करेगा। यही तो हमने पढ़ा है अभी तक। लेकिन पंचायत केस में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए सर्व करता है। अगर 2 साल बचे होंगे तो 2 साल, 1 साल बचा होगा तो 1 साल, जिस जैसा भी है, ठीक है। लेकिन अगर 5 महीने बचे होंगे तो इलेक्शन करवाने की अभी नीड नहीं है, 5 महीने बाद करवा लेना, और जो नई पंचायत बनेगी वो पूरे टाइम के लिए सर्व करेगी। यही मैं अभी पहले बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना डीपली पूछता नहीं, इसलिए मैंने हटा दिया था वो। 243 F पे आते हैं। F टॉक्स अबाउट डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं क्या हैं। तो अयोग्यता ये है कि भाई अगर कोई भी लॉ बना दिया है वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर ने ये घोषित करते हुए कि ये एक चीज़ अयोग्यता है, यानी अगर ये कोई है तो वो अयोग्य है, तो वो एक हो गई, ठीक है। वो हर स्टेट का अपना अपना अलग बना सकता है। और दूसरा, ये चीज़ लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि किसी को इस बात पे सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि उसकी 25 की उम्र नहीं पूरी हुई है। लिखा भी वही लिखा हुआ है कि किसी को सिर्फ इस बात पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि उसकी 25 की उम्र नहीं पूरी है। क्यों? क्योंकि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए, कोई बताएगा? गेस करो। पंचायत का सचिव जी कहाँ पे है? सचिव जी आज जो है आपका पार्टिसिपेशन एकदम फ्रंट लेवल पे दिखना चाहिए। आज आप लीड रोल प्ले करें और हमें गाइड करते हैं, हमें मार्गदर्शक के रूप में करें कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे होती हैं। हम पढ़ तो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल तब तक सचिव संभालते हैं। हाँ, सचिव जी संभालते हैं, और सचिव जी का ही काम होता है ये देखना कि भाई ग्राम सभा की मीटिंग हो रही कि नहीं हो रही कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, ठीक है। जैसे मैंने अपने गांव में पता किया तो वहाँ पे नहीं होती हैं। एक स्कूल है वहाँ पे होती हैं, लेकिन होती नहीं है, किसी को मतलब ही नहीं है, ठीक है। सचिव जी भी को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो पंचायत, जबकि सचिव जी को आपने पंचायत मूवी देखी होगी, है ना, जिसमें सचिव जी को निष्पक्ष रहना होता है। बनराकस है कि नहीं? बनराकस ये तो सिखा रहा है उसमें पूरे वेब सीरीज़ में। तो क्या पूछा था यार मैंने, लो भूल गए। हाँ, ये मैंने पूछा था पंचायत के लिए न्यूनतम आयु कितनी, तो 21 ईयर्स है। बिल्कुल सभी लोगों ने सही बताया। 21 साल। 34 साल कौन लिख रहा है भाई? ये 34 कौन से लॉजिक से बता रहा हूँ? ठीक है, तो 21 ईयर्स होता है मिनिमम एज। तो किसी को इस बात पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता कि उसकी 25 की नहीं हुई है एज। जरा बताइए 25 एज कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है? 25 साल। 30 साल कहाँ पर रिक्वायर्ड होती है? 35 साल कहाँ पर रिक्वायर्ड होती है? तो 25 साल रिक्वायर्ड होती है लोकसभा में, 30 साल राज्यसभा में, 35 साल कहाँ पर रिक्वायर्ड होती है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला 243F। और एक स्कीम थी अभी न्यूज़ में थी, स्वामित्व स्कीम। ठीक है, स्वामित्व स्कीम, ध्यान रखना क्योंकि करंट में था इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इसको लॉन्च किया था 2020 में ही। ये मत सोचना कि 2020 के बाद में कुछ बोलूँगा, 2020 में ही लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको लॉन्च किया था 24 अप्रैल को ही। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको लॉन्च किया था। मेनली जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है रूरल इलाकों में उसकी मैपिंग करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था, और अभी न्यूज़ में थी कुछ कारणों की वजह से। तो ध्यान रखना, स्वामित्व स्कीम बाई मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज 2020 में लॉन्च हुई थी। नाउ कमिंग ऑन टू दी 243F का ही दूसरा ये सब क्लॉज है। इफ़ इज सो डिस्क्वालीफाइड बाई और अंडर, ये बता चुका हूँ वही कि अगर कोई लॉ बनाया स्टेट लेजिस्लेचर उसके तहत डिस्क्वालीफाई होता है तो। ठीक है, नाउ पावर्स। और अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि कौन डिसाइड करेगा कि भाई कोई बंदा डिस्क्वालीफाइड है कि नहीं है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हम ये कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा था? जरा बताइए मुझे, कौन डिसाइड कर रहा था? पंचायत के केस में अगर हम बात करें तो ये वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी जिसको कि स्टेट लेजिस्लेचर ये पावर देगा ये करने के लिए। वो अथॉरिटी जिसको कि लेजिस्लेचर ने बोला है, राज्य के विधानमंडल ने बोला है कि ये जो है ये हो सकता है कि अलग से कुछ बना दे, तो ये डिसाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा था, राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद। लेकिन अगर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन है तो कौन डिसाइड कर रहा था?
अगर डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालिफिकेशन, डिफेक्शन मतलब 10th शेड्यूल मतलब 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985, डिफेक्शन कर लेकर डिसाइड कर रहा था प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी डिसाइड करेंगे, यानी उस हाउस का जो एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा के केस में स्पीकर, राज्यसभा के केस में चेयरमैन। जी 243G ये पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है पंचायत को। लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाई लॉ एंडो द पंचायत विद सच पावर एंड अथॉरिटी एंड मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम फंक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जी से गोली, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है गोली डाल के जान फूंक सकता है, ठीक है, गोली खिला के जान फूंक सकता है किसको, पंचायत को, यानी कि पंचायत को कितने पावर्स देने हैं, वो गोली का कितना डोज देना है, वो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा बस। 243H पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस बाई एंड फंड्स ऑफ द पंचायत, पावर टू इम्पोज टैक्स वगैरह जो लगाने की जो चीज़ें हैं वो ये पर्टिकुलर आर्टिकल देता है कि आप टैक्स भी इम्पोज कर सकते हैं, ये पावर पंचायत को दी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी सब हम याद करेंगे कैसे याद करने हैं। 243I ये फाइनेंस कमीशन की बात करता है। किसकी फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन तो हमने देखा था आर्टिकल 280 में, लेकिन ये स्टेट के फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। स्टेट यूनियन का जो हमारा था, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया था अंडर आर्टिकल नंबर 280, ये क्या बोल रहा था कि किस तरह से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को, भारत के संचित निधि को किस तरह से ऑगमेंट किया जाना चाहिए, सो दैट पूरा जो एक तरह से जो सेंटर है, सेंटर से स्टेट्स के पास भी पहुंचे पैसा, तो किस तरह से सेंटर और स्टेट्स के बीच में पैसे का डिवीजन होना चाहिए। अब जो यहाँ का फाइनेंस कमीशन है, यानी कि राज्य का जो फाइनेंस कमीशन है, आई हटा लीजिए यहाँ से, बिकॉज यहाँ पे हम स्टेट के फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं अंडर आर्टिकल नंबर 243I, जो ये बोलेगा कि भाई जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड है उसको किस तरह से वो किया जाना चाहिए, सो दैट लोकल जो बॉडीज़ हैं, जो हमारे पंचायत हैं यहाँ पे, क्योंकि हम पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी का एक अलग से वहाँ पे फाइनेंस कमीशन को लेके एक आर्टिकल है, फाइनेंस कमीशन सेम ही है, ठीक है। तो किस तरह से ये स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को इस तरह से वो करना चाहिए, सो दैट पैसा प्रॉपर तौर से पंचायत के पास भी पहुंचे, ये बोलता है बस स्टेट का फाइनेंस कमीशन। पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए आपके एसएससी एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है जो मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई, और कि क्या आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन स्टेट का दिया हुआ है। 243J ये बात करता है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, इनकी ऑडिटिंग सेंटर लेवल पे कौन कर रहा था, सेंटर और स्टेट की, भाई कैग कर रहा था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन सा आर्टिकल था और कौन सा चैप्टर था यूनियन का, जल्दी से बताइए। लेकिन यहाँ पे पंचायत के लिए कौन करेगा, यहाँ पे आर्टिकल 243J के तहत यहाँ पे ऑडिटिंग करेगा, और वो जो अथॉरिटी है वो स्टेट लेजिस्लेचर अगेन डिटरमाइन कर सकती है कि कौन करेगा। कैग की अगर बात करें तो अंडर आर्टिकल 148 अनुच्छेद नंबर 148 इट इज़ अ सिंगल मेंबर्ड बॉडी। पहले थे हमारे वी नारायण राव, अभी है गिरीश चंद्र मुर्मू, और क्या मैंने पूछा था 148 में है, मतलब ये कैग की सेटिंग अप की बात करता है, एंड ही इज़ द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, है ना। तो ये हमने चीज़ें पढ़ी, तो यहाँ पे ऑडिटिंग जो है आर्टिकल 243J के तहत दी हुई है। 243K इलेक्शंस की बात करता है, इलेक्शंस कौन करवाएगा इनके, तो इलेक्शन यहाँ का स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाएगा, राज्य का चुनाव आयोग करवाएगा, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, यानी भारत का जो चुनाव आयोग है वो किसके चुनाव करवाता है, ये किस आर्टिकल के तहत आता है, किस पार्ट के तहत आता है। अच्छा यहाँ पे मैंने चैप्टर पूछा था, तो चैप्टर ये है 5, आखिरी चैप्टर, पार्ट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 5 बात करता है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 15 है, आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 है, और इसमें क्या कॉम्पोजिशन होता है, 1+2 का होता है। सारी चीज़ें कल पढ़ी थी इसलिए मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ इसको। कौन है हमारे, राजीव कुमार है में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। एंड ये बताइए मल्टी मेंबर्ड बॉडी कब बनी थी, और 25 जनवरी 1950 को सेटअप हुआ था, इसलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है। एंड मैटर इज डिसाइडेड बाई मेजॉरिटी, अगर कुछ ऐसा बात हो जाता है तो, ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। रिमूवल किस तरह से होता है, रिमूवल सेम है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये क्या मैंने पूछा था, क्या पूछा था, बहुत जल्दी भूल जाते हैं यार। हाँ, पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हाँ, कब मल्टी मेंबर बॉडी बनी थी, तो 1989 में, और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। तो हमने ये पढ़ा था कि ये किस किस के इलेक्शन कराता है। आर्टिकल नंबर 243 में लिखा हुआ है कि भाई ये राष्ट्रपति के इलेक्शन करवाएगा, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन करवाएगा, लोकसभा के करवाएगा, राज्यसभा के करवाएगा। इन सब के चुनाव करवाने का काम होते हैं किसके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। लेकिन ये लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी इलेक्शन करवाता है, नहीं विधानसभा और विधान परिषद। ये मत समझिएगा कि इनके चुनाव राज्य का चुनाव आयोग करवाएगा, क्योंकि ये राज्य का विधानसभा है, राज्य का विधान परिषद है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। जो राज्य का चुनाव आयोग है ये लोकल बॉडीज के चुनाव करवाता है, पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है,
क्लियर है ये चीज़? तो आर्टिकल 243 के मेंशंस अबाउट दी दैट इलेक्शंस टू द पंचायत टू बी कंडक्टेड बाय द स्टेट का इलेक्शन कमीशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 243L, अब बस खत्म ही होने वाले। एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन। आवेदन इन द सेंस, आवेदन तो नहीं बोलेंगे इसको, मतलब एप्लीकेशन का आवेदन कर दिया। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करने के सेंस में हो रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे ज्यों के त्यों अप्लाई नहीं हो जाएंगे, विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस अप्लाई होंगे, विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, बिकॉज वहाँ की नीड अलग है, विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस एज मे बी डिटरमाइंड, एज may be determined by not the state legislature but by the president of India। जैसे कि राष्ट्रपति बोल सकते हैं, राष्ट्रपति महामहिम जो बोलेंगे उन मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट इज द की वर्ड है। 243M, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे हमारे एरियाज हैं जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो यानी कि जो पार्ट 9 के प्रोविजंस उनकी बात हो रही है, जैसे कि नागालैंड, मेघालय, ठीक है, मिजोरम, यहां पे अप्लाई नहीं होंगे। प्लस जो हिली एरियाज हैं, हिली एरियाज ऑफ मणिपुर, हिली एरियाज ऑफ मणिपुर, हिली ट्रैक्ट्स ऑफ असम, ठीक है, हिली ट्रैक्ट्स ऑफ असम, यहां पे ये अप्लाई नहीं होंगे प्रोविजंस ऑफ पार्ट नंबर 9 दैट इज पंचायत, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ी सी मामला गर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती है मोस्टली, तो उनके लिए अलग से भी हम देखेंगे एक एक्ट आया था। ठीक है, वो कौन सा एक्ट था, बट ये हमारा देख लेते हैं आर्टिकल 243N, जो बात करता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत। इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, समझाया तो मैं आपको। मतलब ये है कि पंचायत का गठन होने से पहले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, अगर पंचायत को लेके कुछ भी चीज़ें चल रही थी वो कॉन्टिन्यू रहेंगी अनलेस कि वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर उस चीज़ को रिपील कर दे। समझे आप? पंचायत अगर मैं इंडिया में बात करूं, सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में सेटअप हुई थी, रिपन के टाइम पे। रिपन हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री में, ही वॉज दी वॉइस ऑफ इंडिया, जिसको कि हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि इन्हीं के टाइम पे सबसे पहली एक तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी, तो तब से चली आ रही थी। तो उससे पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बनने से पहले, लागू होने से पहले अगर कोई भी प्रोविजंस चले आ रहे हैं तो कंटिन्यू रहेंगे अनलेस एंड अनटिल दे आर रिपील्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। एंड द लास्ट आर्टिकल पर्टेनिंग टू द पंचायत इज बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। यही सेम चीज हमने किसी आर्टिकल में पढ़ी थी, अगर आप रिकॉल कर सकते हैं। दैट वाज आर्टिकल नंबर 82, जो बात करता है डिलिमिटेशन कमीशन के सेटअप करने के, परिसीमन आयोग, कि वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटेगा और वो इलेक्टोरल रोल बनाएगा, उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्वेश्चन नहीं हो कर सकता है कोर्ट। सेम यहाँ पे भी है कि यहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है इलेक्टोरल मैटर्स में, जो काम यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी है एक तरह से। अब आते हैं पेसा एक्ट पे, और फिर किसी का कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। पेसा हेयर स्टैंड्स फॉर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1996। 1996 में एक एक्ट लाया गया जिसमें कि पार्ट नंबर 9 के प्रोविजंस को विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस अप्लाई किया गया शेड्यूल्ड एरियाज में। शेड्यूल नंबर 5 याद आ रहा है आपको? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में TEARS, 5वां S यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया ही तो था। तो जो भी हमारे शेड्यूल्ड एरिया हैं वहां पे पार्ट नंबर 9 दैट इज पंचायत के जो प्रोविजंस हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए इसको लाया गया था, क्योंकि वहां पे ज्यों के त्यों एक्सटेंड नहीं किया जा सकते थे, अप्लाई नहीं किया जा सकता था, बिकॉज वहां पे रहती है मोस्टली ट्राइबल कम्युनिटी। उनके खुद के कंसर्न्स होते हैं, उनके खुद का कस्टम्स होते हैं, उनके खुद के एक तरह से रीति रिवाज होता है, तो उसको बिना इफेक्ट करते हुए इन पार्ट नंबर 9 के प्रोविजंस को अप्लाई करना था, सो दैट हम इसको अप्लाई भी कर दें, पंचायत भी सेटअप कर दें, और वो भी ज़्यादा विरोध ना करें। बिकॉज हमें पता है कुछ भी काम होता है नॉर्थ ईस्ट और इन इलाकों में तो विरोध बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंटल मेजर्स उतनी आसानी से ले नहीं पाती है वहाँ पे। तो इसलिए इस पर्टिकुलर एक्ट को लाया गया था शेड्यूल्ड एरियाज में पार्ट नंबर 9 के प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए।
विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। तो इससे किया क्या गया कि यहाँ के लोगों को बहुत पावर दी गई। जैसे कि अभी मैंने बताया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि चेयरमैन लेवल पे भी रिजर्वेशन हो सकता है वुमेन्स के लिए और SC ST के लिए, वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन कर सकता है, जैसे वुमेन के लिए 1/3 और इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन फॉर SCs एंड STs। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑल सीट्स ऑफ पंचायत आर रिजर्व फॉर SCs एंड STs। ऑल सीट्स ऑफ पंचायत, अब बिकॉज यहाँ पे SC ST का मतलब क्या होता है, ST का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, ट्राइबल जो लोग हैं। तो यहाँ पे ऑल सीट्स ऑफ पंचायत आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, SC भी नहीं है, ठीक है। ऑल सीट्स ऑफ पंचायत आर रिजर्व्ड फॉर STs। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक प्रोविजन बताया। वहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें उन लोगों का बहुत ज़्यादा हक है, यानी गवर्नमेंट उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दे के रखी है, सो दैट उनका ज़्यादा विरोध ना झेलना पड़े। तो इस पेसा एक्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 1996 का। किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, देन यहाँ पे मैं समराइज़ कर देता हूँ ये कि याद कैसे रखने, टिडिक क्या होगी इसकी, ठीक है। बिल्कुल इनडायरेक्ट मैंने इसलिए बोला बिकॉज जो उनको हम लोगों ने चुन के भेजा है वो लोग चुन रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्ट है। सर आर्टिकल पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, अच्छा। और नोरा फतेही की वीडियोस देखने में मज़ा आता है बताओ? तो अगर वो पेपर में आता हो तो पढ़ लो फिर तो मज़ा तो नहीं आएगा लेकिन मज़ा लेना पड़ेगा, है कि नहीं। जितना हम अपना साइड से तुम्हारा काम कम कर सकते हैं वो हम करते हैं, बाकी थोड़ा तो एफर्ट डालना ही पड़ेगा। तुम्हारे बार बार वो स्पैम करने से चीज़ें सही तो नहीं हो जाएंगी, है ना। चलिए तो क्लियर है, ओके। तो फिर अब टिरिक देख लेते हैं क्या रहने वाली है। अभी सब वो ओल्ड फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है निशांत। भाई नोरा से कौन अच्छी कौन ये मत अजीब ही हो तुम लोग, कुछ भी जरा सा रेफरेंस दे दो, नोरा से अच्छी ये है वो है, क्या चल रहा है सब है। इसी वजह से मैं फिर डाउट लेता नहीं हूँ, कमेंट सेक्शन की तरफ देखता नहीं हूँ, मुझे मतलब पता है कि फालतू के डाउट्स आने वाले हैं, अगर आएंगे भी तो रेलेवेंट एक ही दो रहते हैं बस। खैर तो अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, तो देखिए ये ए, ये BCDEFGHI से करके O तक है, ठीक है। तो ए है ग्राम सभा, ए से ऐसे याद करिए, ए स्टैंड्स फॉर असेंबली, असेंबली का मतलब क्या होता है, सभा होता है, ठीक है। तो ग्राम सभा। बी से याद करिए बनना, बी से याद करिए बनना, यानी कि इसके बनने के बारे में दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, 3 टियर लेवल पे पंचायत बनेगी, 3 स्तरीय पे बने, 3 स्तरीय लेवल पंचायत, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। और फिर है सी में, सी से कॉम्पोजिशन हो जाएगा, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत की भाई सारी सीट्स जो है डायरेक्टली फिल्ड होंगी, चेयरमैन की इनडायरेक्टली फिल्ड होंगी। डी से है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, आर्टिकल 243 डी। डी से याद करिए दलित, दलित्स को क्या है रिजर्वेशन मिलता है, तो इस तरह से याद करिए रिजर्वेशन है। ई का मतलब रीजनिंग में हम पढ़ते हैं, ई 5th नंबर पे आता है अल्फाबेटिकल पोजीशन पे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 5 साल का क्या होता है, 5 साल का ड्यूरेशन होता है पंचायत का, तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत ई में। एफ से फेल हो गया, फेल मतलब डिस्क्वालीफाई हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन जो स्टेट लेजिस्लेचर बना दे, या फिर किसी को इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि किसी की 25 की उम्र नहीं हुई, क्योंकि इसके लिए न्यूनतम जो उम्र होती है वो 21 साल की होती है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। जी से वहीं पे मैंने याद करवा दिया था कि भाई गोली दी, और गोली दे के स्टेट लेजिस्लेचर ने पावर डाल दी, किसको, पंचायत को, पावर से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। एच से हाउस याद कर लो, हाउस टैक्स यानी कि एच बात करता है टैक्स इंपोज करने की। आई स्टैंड्स फॉर इनकम, और जब इनकम हम बात करते हैं तो इनकम एंड फाइनेंस आर सम हाउ रिलेटेड टू ईच अदर, तो 243 आई से फाइनेंस कमीशन याद हो जाएगा। जे से याद कर लो जांच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग होगी, यानी जांच होगी कि कितना क्या है। के से इलेक्शन, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, ठीक अब यहीं तक थी ट्रिक। बाकी अगर किसी को बतानी हो अपना बनानी हो तो बता सकते हो, बाकी ये पूछे भी नहीं जाता ज़्यादा, 243 के तक ही पूछा जाता है। इतना मैंने बता दिया है कि अगर मान लो कि ये भी पूछ लेगा नीचे वाले भी, तो आप आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन से कर ही सकते हो आराम से। वैसे तो 243L टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, तो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे भी है 243 एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज इन पंचायत, तो मैंने आपको समझा दिया 243O कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता इलेक्टोरल मैटर्स में, कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन दी इलेक्टोरल मैटर्स, सिंपल। तो हमारे सारे याद हो गए, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट ध्यान रखना 243 के तक ही आपको याद होनी चाहिए, बाकी तो अगर आए कभी नहीं तो आपको पता है हाँ ये चीज़ तो लास्ट में थी, बड़े आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एल से लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी,
अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ऐसे याद कर सकते हैं। एल से एल जी जो होते हैं ना, यूटीज़ में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं, एल से यूटी है कुछ। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया क्या, पंचायत, एंड हम स्टार्ट करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिकाएँ। सही, एसएससी जेई के लिए इनफ है, बिल्कुल इनफ है। आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और अभी मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ जहाँ पे जितने भी एसएससी जेई वाले हैं, सीपीओ वाले हैं, एमटीएस वाले हैं, स्टेनो वाले हैं, सबको जो है हम कुछ देने वाले हैं भी ठीक है, ताकि जो सबके ये डाउट रहते हैं किसके लिए सफिशिएंट है, उसके लिए सफिशिएंट है, तो उस सब के डाउट जो हैं रिजॉल्व हो जाएंगे। सर कौन ऑडिट करता है, तो ऑडिट का काम ना इनका मतलब सबका स्टेट का अलग अलग है। जैसे कि आई थिंक एक फाइनेंस कमीशन बना था इससे पहले, जो वाई वी रेड्डी जिसके चेयरमैन थे, सॉरी वाई वी रेड्डी नहीं यार, इससे पहले आई थिंक 10वां या 11वां था, आई थिंक 11वां था पंचायत फाइनेंस कमीशन, जिसने ये बोला था कि भाई कैग ही इनके ऑडिट कर दिया करेगा। अब जनरली स्पीकिंग अभी तो मुझे प्रेजेंटली तो नहीं पता है कौन करता है, लेकिन पहले फाइनेंस कमीशन एक बना था जब मैंने पढ़ा था ठीक है, कि ये कैग किया करेगा, कंट्रोलर में ऑडिटर जनरल। हो सकता है अभी चेंज हो गया हो, लेकिन शायद कैग ही होगा, इतना तो खैर पूछेगा नहीं आपसे। चलो तो अभी आते हैं नगर पालिकाओं पे, म्यूनिसपैलिटीज़ में। मतलब मैंने बताया था ना कि अगर पंचायत इतना इंपॉर्टेंट है तो म्यूनिसपैलिटीज़ इतू से इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो चलिए म्यूनिसपैलिटीज़ करते हैं भाई, नगर पालिकाओं को थोड़ा बहुत जितना रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं, वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यानी ये अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भाई पंचायत को किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से लाया गया था, 73rd, तो उसी तरह म्यूनिसिपैलिटीज़ को, नगर पालिकाओं को 74th अमेंडमेंट से लाया गया था। ये भी 1992 में हुआ था, एक साथ ही हुआ था, ये ध्यान रखना। पीवी नरसिम्हा राव इसी समय प्राइम मिनिस्टर थे। इसने जोड़ा था 12th शेड्यूल यानी कि 12वीं ने सूची को जोड़ा था, पार्ट नंबर यानी भाग नंबर 9 का को जोड़ा था, पार्ट नंबर 9A को जोड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड आर्टिकल 243O पे ख़त्म हो गया था ना, 243P से लेके 243ZG तक इसमें दिया हुआ है। आर्टिकल की अगर हम बात करें, अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो ठीक है, 243P से लेके 243ZG तक दिया हुआ है म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिकाओं के बारे में। और 12 शेड्यूल में हम बात करें तो 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। भाई फंक्शनल आइटम्स क्या होते हैं ये, मतलब कि जिस चीज़ को लेके इन पे पावर चलता है। जैसे कि उन्होंने बताया था फिशरीज़, वहाँ पे गांव में फिशरीज़ वगैरह, एग्रीकल्चर, ये सब है। यहाँ पे अपना अलग होगा कि भाई जो नाले का सफाई हो गया और ये सब जो छोटी मोटी इंडस्ट्री हो गई, इन पे इनका एक तरह से कंट्रोल चलता है म्यूनिसिपैलिटीज़ का, तो वो है। तो उसमें 29 हैं 11वें शेड्यूल में, और इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। ठीक, वहाँ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम पढ़े थे, और यहाँ पे एक तरह से पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि भाई थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड की अगर हम बात करूँ तो सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटी को सेटअप किया गया था मद्रास में इन 1688। उसके बाद बॉम्बे एंड कैलकाटा में आया था ये, ठीक है, बॉम्बे एंड कैलकाटा में आया था 1726 में। लेकिन इन द ईयर 1870 हमारे जो एक तरह से गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मेयो। बिकॉज 1833 में हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। और हाँ, कल सारे एक्ट पढ़ेंगे, कल लास्ट क्लास होगी, जितने भी एक्ट हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, मॉर्ले मिंटो, मॉन्टेगी चेल्सफोर्ड, सब पढ़ेंगे। प्लस पार्ट्स ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको कैसे याद करना, उसकी टिरिक देखेंगे हम लोग। और ये सारी चीज़ें जो हैं कल होंगी, कल सुबह 10 बजे, जोड़ना ना भूलें, क्योंकि कल शाम को क्लास नहीं होगी, कल सुबह क्लास होगी, ठीक है, कल सुबह क्लास होगी 10 AM पे। तो 1870 पे अगर हम बात करें तो ये थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन, मेयो। और मेयो ने क्या किया था, मेयो एक रेजोल्यूशन लेके आए थे, मेयो एक अपना रेजोल्यूशन लेके आए थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सेटअप करने के लिए, ठीक है। और ये जो रेजोल्यूशन है ये ऑन रिगार्डिंग वॉज मेनली ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का मैंने मतलब बता दिया है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि भाई किस तरह से पैसे को ऊपर से नीचे भी डाला जाए, मतलब ऊपर से नीचे भी भेजा जाए, तो वो है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। फिर अगर हम बात करें इसी तरह 1882 में, 1882 में रिपन थे हमारे वॉइस रॉय, ठीक है, या वॉइस रॉय बोल लो, क्योंकि एक्चुअली में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फिर वॉइस रॉय हो गया, तो टेक्निकल स्पीकिंग वॉइस रॉय बोलना ही सही रहेगा, मेयो को भी और रिपन को भी।
अब रिपन को ये तो मैंने बता दिया कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 1882 में इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सबसे पहले सेटअप करी थी। ठीक, और ये अपना रेजोल्यूशन लाए थे, उस रेजोल्यूशन को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो 1882 में रेजोल्यूशन लाए थे। जल्दी से बताइए 1882 में इन्होंने और क्या किया था, और इनके टाइम पीरियड पे क्या क्या चीज़ें हुई थी रिपन के टाइम पे। तो 1882 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था, हंटर एजुकेशन कमीशन आया था इसी टाइम पे 1882 में ही। इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इनके टाइम पे हुई थी, अगर याद हो 1883 में जो बिल लाए थे ये, जिसका इमीडिएट रीज़न था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इनके बाद रिपन के नाम के आगे भले लॉर्ड लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ही डिड समथिंग गुड फॉर इंडिया। ठीक है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को रिपील करना, इल्बर्ट बिल को लाना, एजुकेशन कमीशन, हंटर कमीशन लाना, ये सारे रिपन के कुछ रिफॉर्म्स हम बोल सकते हैं इंडियन पीपल के लिए थे। ठीक है, और इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो 3 टियर ऑफ पंचायत, बस ये आखिरी स्लाइड आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, 3 टियर ऑफ पंचायती राज सिस्टम देखे थे। तो वैसे और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कभी पूछ ले कि अभी तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको कल पढ़ेंगे भी हम लोग, इसके तहत जो लोकल गवर्नमेंट थी वो भी एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट ही थी। प्रोविंशियल मतलब प्रोविंसेस के पास था। ठीक है, जैसे कि अभी के टाइम पे स्टेट ऐसे समझ सकते हो, जैसे स्टेट थे वैसे उस समय प्रोविंसेस थी, तो वैसा ही था। तो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम था। ऐसे ही 8 टाइप की अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, ULBs। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, मैं बता दूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं म्यूनिसिपैलिटीज़ में, जैसे सिटीजनशिप चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लिया है सिंगल सिटीजनशिप, UK से लिया है, कौन सा पार्ट है, पार्ट 2 है, कौन से आर्टिकल है 6 से लेकर 11, बस यही इंपॉर्टेंट है। वैसे म्यूनिसिपैलिटी में कौन सा अमेंडमेंट है, कौन सा पार्ट है, कौन से आर्टिकल है, कौन सा शेड्यूल है, ख़त्म। ये तो बस थोड़ा सा देख लो, जैसे ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। और ये तो मतलब ना के बराबरी, कभी क्वेश्चन तो शायद देखने को मिला ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। ठीक है, तो 8 टाइप की होती हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है एक, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। देन एक होती है हमारी म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, मोस्टली जगहों में म्यूनिसिपैलिटी होती है, मैं बता दूंगा, ये इसका भी क्लासिफिकेशन होता है। नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है। ठीक है, नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है। टाउन एरिया कमेटी होती है, एक टाउन एरिया कमेटी होती है। एक कंटोनमेंट बोर्ड होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है। कंटोनमेंट बोर्ड वहाँ बनाया जाता है जहाँ पे डिफेंस की कोई फैक्ट्री लगी हुई है, फिर डिफेंस के लोग रहे हुए हैं। ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी की, तो कंटोनमेंट बोर्ड बनाया जाता है और उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। टाउनशिप होता है एक हमारा। पोर्ट ट्रस्ट होता है, और स्पेशल जहाँ पे पोर्ट वगैरह होते हैं, बंदरगाह। ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, 13 मेजर पोर्ट है इंडिया में, तो वहाँ पे पोर्ट ट्रस्ट बनाए जाते हैं। उनको म्यूनिसिपैलिटी को लेकर, म्यूनिसिपैलिटी वाले प्रोविजन से गवर्न नहीं किया जाएगा। और अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए कोई एक अगर बना दिया जाए तो उसको स्पेशल पर्पस एजेंसी बोलते हैं। क्या? स्पेशल पर्पस एजेंसी। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, लेकिन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप छोड़िए SSC तो छोड़िए, आप मतलब UPSC में भी आप कभी क्वेश्चन नहीं देखेंगे। आप अगर देखें तो ज़रूर मुझे भेजिएगा, UPSC तक में भी ना के बराबर क्वेश्चन हैं इससे। ठीक है, क्लियर। अभी जो म्यूनिसिपल ज़्यादातर जगहों में, जैसे ज़्यादातर सिंपल, जैसे टाउन, ये कंटोनमेंट बोर्ड कहाँ होता है? जहाँ पे डिफेंस के लोग रह रहे हैं। ठीक है, टाउनशिप भी थोड़ा सा एक हाई फाई इलाकों में। पोर्ट ट्रस्ट, जहाँ पे पोर्ट्स वगैरह होते हैं। स्पेशल पर्पस एजेंसी यूजुअली सेटअप नहीं की जाती है, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, अनलेस एंटिली कोई स्पेशल पर्पस है, कहीं पे कुछ चीज़ हो रही है तो वहाँ पे ये सेटअप की जाती है। मोस्टली जगहों में म्यूनिसिपैलिटी होती है, जहाँ पे जिसको 3 लेवल में डिवाइड किया जाता है। एक तो नगर पंचायत, इसको हम नगर पंचायत के नाम से जानते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, नगर पंचायत। एक होती है अपनी म्यूनिसिपल काउंसिल। ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल होती है। एंड एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो मैंने बता दिया ना। हाँ, तो नगर पंचायत और म्यूनिसिपल काउंसिल होती है इसमें म्यूनिसिपैलिटी में, और यूजुअली ज़्यादातर जगह में म्यूनिसिपैलिटी सेटअप होती है। और इससे बड़ा एक तरह से बोल सकते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जो सर्टेन म्यूनिसिपैलिटी से मिल के बनता है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बस थोड़ा सा ही देख लो क्या क्या होता है, ताकि अगर कभी आ जाए कि भाई इनमें से कौन सा इनमें से एक टाइप नहीं है अर्बन लोकल बॉडी का, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी तो और कुछ इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अभी आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कहाँ चला गया? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है ये, करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ इंडिया सेज दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडाउ देम, वही पूरा सारी चीज़ जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। अरे निशान भैया करवा देंगे रिप्लेस, रुक जाओ, मतलब रिप्लेस ऐसे थोड़ी ना जाएंगे कि हवा फूंक मारी रिप्लेस हो जाएंगे तुरंत। अब जो बनाते हैं नोट्स वही PYQ सीरीज़ के बना रहे हैं, तो थोड़ा सा समझिए, PYQ सीरीज़ के नोट्स रिप्लेस करवा दीजिए। अब बाकी पहले वाले करवा दिए हैं, बाकी वाले भी कोशिश करते हैं जल्दी से रिप्लेस करवाएं। बिल्कुल सही, श्रुति, तन्मय, शुक्ला, भरत, ईशानी, रितेश, सबका सही है। तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 40। 32 में क्या है? रिट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 35 में क्या है? खुद से सोचिए, ये मेरा काम नहीं आपका काम है सोचने का, है ना, आपको क्योंकि एग्जाम देना है। तो 35 में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को लेके कोई भी चीज़ करने का, कोई भी लॉ बनाने का जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं। 38 में क्या है? स्टेट को मतलब डायरेक्शन दिया गया हो कि आपको वेलफेयर करना है, लोगों को मिनिमाइज़ करना है इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ये जो मैंने अभी बोला, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ये किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से इस चीज़ को ऐड किया गया था, ये आपको जल्दी से कॉमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन अ पंचायती राज स्ट्रक्चर? कितने टीयर्स होते हैं? तो हमें पता है 3 टीयर होते हैं, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ये आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, जहाँ से इस पर्टिकुलर प्रोविजन को ऐड किया गया था इन द आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 टीयर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या शामिल है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ना, ब्लॉक समिति तो बीच वाला ही हो गया। ठीक है, आंसर होगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका, देख सकते हैं पंचायत समिति और ब्लॉक लेवल एक ही चीज़ होती है, जो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग करके दे रखा था, इसलिए गलत था। ठीक है, क्लियर? तो ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति नहीं होगा, यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसने क्या कर दिया था? ब्लॉक को समिति कर दिया। मतलब है तो देखो सेम चीज़। पहली बात तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं पूछा गया किसी एग्जाम में। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन सेटअप किया गया है, लेकिन अगर पूछेगा तो ऑब्वियस ही बात है पंचायत समिति होगा या फिर ब्लॉक लेवल होगा। ठीक है, तो इस तरह के नियर ऑप्शन नहीं होंगे वैसे टेक्निकली स्पीकिंग। तो फिर इन दोनों में अगर बी और डी में चुनना चाहें तो ऑप्शन नंबर डी सबसे सही होगा। ठीक है, और यहाँ पे भाई 3rd ऑप्शन में तो विलेज लेवल नहीं है, इसलिए गलत है। ठीक है, यानी ग्राम पंचायत नहीं है। अ कमिटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज वॉज चेयर्ड बाई। किसने इसको चेयरमैनशिप करी थी? तो 1957 में बनी थी बलवंत राय मेहता की कमेटी और 1977 में बनी थी अशोक मेहता जी की कमेटी। बलवंत राय मेहता के कमेटी सजेस्ट दैट द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज शुड कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें कौन कौन होगा? इसमें विलेज होगा, मंडल पहले कहाँ से आ जाएगा? विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक मेहता कमेटी लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन। तो इसने किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया था, अधिक बल दिया था 1977 में जो अशोक मेहता कमेटी थी? तो मैंने आपको बताया था सर कि इसने जो है बोला था 2 टीयर पंचायती सिस्टम रखो और जो सबसे नीचे वाला है विलेज लेवल वाला उसको हटा दो। तो जब इसने इसको हटाने की बात कही तो इसने बोला कि जो बीच वाला है मंडल पंचायत, इसको इसने नाम दिया और उस पर ज़्यादा एम्फेसिस करने को बोला। 7th, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर द आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है पंचायत का? तो हमें पता है 243। ठीक है, 243 से लेकर 243 ओ, यानी है सब हैं तो सब 243 में ही ना। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स दैट द इलेक्शंस ऑफ द पंचायती राज शुड बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर अ गैप ऑफ। तो कितने साल के गैप में होना चाहिए? 2, 3, 4, 5। कौन सा आर्टिकल बोलता है? 243। 5 का मतलब ई, 243E। और अगर अर्ली डिसोल्यूशन हो गया तो? अर्ली डिसोल्यूशन हो गया तो कोई नहीं। अगर 6 महीने से कम का टाइम पीरियड बाकी है तो फिर इलेक्शंस आराम से करवा लेना जब टेन्योर पूरा हो जाए। और ज़्यादा टाइम बाकी है तो जो पंचायत बनेगी दैट विल कंटिन्यू टिल द रिमाइंडर ऑफ द टर्म। पूरा 5 साल के लिए नहीं सर्व करेगी वो। पंचायती राज इन इंडिया का क्या रिप्रेजेंट करता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सबको रिप्रेजेंट करता है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, व्हेन वाज पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? कब इंट्रोड्यूस हुई थी पंचायती राज व्यवस्था? तो हमने देखा था सबसे पहले तो 2 अक्टूबर 1959 को आई थी। भाई हट जाओ, मच्छर जी आए थे बीच में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1959।
ठीक है, 1959 सही आंसर होगा। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, बट टिल देन इट वॉज नॉन जस्टिफेबल, ज़रूरी नहीं था सभी के लिए। द पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड, तो राजस्थान के अलावा और कहाँ पे सबसे पहले आया था पंचायती राज सिस्टम, तो ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के अलावा फिर बाद में आंध्र प्रदेश में भी आया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। द 73rd अमेंडमेंट CGL 2022 फोर्थ शिफ्ट, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दी, तो किससे डील करता है 73rd अमेंडमेंट? देखिए कितने आसान से क्वेश्चन है ना। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 9। कौन से आर्टिकल हैं? 243 से लेकर 243O। द इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर कंडक्टेड बाई, कौन कंडक्ट करता है इनके इलेक्शंस? तो कौन करता है? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं, ये तो हमने देखा था किसके करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, LA, LC, इन सब करता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन सा आर्टिकल है सर? आर्टिकल है 243K नंबर का है कि नहीं? 243K। द फंक्शंस टू बी असाइन टू द पंचायत बाई द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन, तो कौन से उसमें मेंशन्ड है 73rd अमेंडमेंट? फंक्शंस क्या क्या हैं फंक्शंस? जो मैंने बताया था 29 फंक्शनल आइटम्स हैं। ठीक है, 11 शेड्यूल, 12 शेड्यूल में कितने फाइनेंशियल आइटम्स हैं दैट डील्स विद म्यूनिसिपैलिटी? जल्दी से बताइए कमेंट में। इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बिफोर द एंड ऑफ द 5 टर्म, फ्रेश इलेक्शन शुड ऑर्डिनरली बी हेल्ड विद इन, यानी यदि राज्य सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर देती है तो नए चुनाव आमतौर पर कितने टाइम के भीतर होंगे? तो 6 महीने के अंदर करवाने होते हैं। ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 12th शेड्यूल टॉक्स अबाउट म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिकाएं, और उसमें 18 फंक्शनल आइटम्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट वॉज एडेड बाई द 73rd अमेंडमेंट, यानी कि 73वें नंबर संविधान संशोधन से किस भाग को जोड़ा गया था संविधान में? तो पार्ट नंबर 9 को जोड़ा गया था संविधान में। पार्ट नंबर 9A म्यूनिसिपैलिटी, और पार्ट नंबर 9B भी अब समझ लीजिए कि पार्ट नंबर 9B में क्या दिया हुआ है। तो पार्ट नंबर 9B हो सकता है, मैंने पहले भी बताया आपको कि ये डील्स विद दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी समितियों से डील करता है ये। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और इसको किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि 97th अमेंडमेंट से आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C, वो जो बोलता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, एंड उसमें लिखा हुआ है, बाद में ऐड किया गया 97th अमेंडमेंट से राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, इसी से एक DPSP भी ऐड हुई, जल्दी से बताइए वो कौन सी थी? तो DPSP नंबर आर्टिकल नंबर 43B। 43A किसकी बात करता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंधन में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन। कौन सा अमेंडमेंट से इस चीज़ को ऐड किया गया था? और ये अमेंडमेंट 2011 में हुआ था। इसने पार्ट नंबर 9B जोड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन, भाग नंबर 9B। मैं फिर से लिखता हूँ, पार्ट नंबर 9 पंचायत, पार्ट नंबर 9A म्यूनिसिपैलिटी, पार्ट नंबर 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 2011 में जो 97th अमेंडमेंट हुआ था जिसने 19(1)(c), 43B और 43A, तो 42nd अमेंडमेंट ने जोड़ा था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लियर? कल सारे पार्ट्स हम देखेंगे विद टिरिक। 19th, the 74th Amendment Act of 1992 added a new part dash to the Constitution of India. 20th, which of the following amendments of the Constitution of India was enacted in 1993 to constitutionally recognize the municipal governments? भाई म्यूनिसिपैलिटीज़ का सिंपल से पूछ रहा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था 1993 में जिसको इनैक्ट किया गया था। ठीक है, ये होगा 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992। Which of the following amendments of the Constitution of India amended Article number 19 and inserted provisions fully securing the constitutional validity of the zamindari abolition laws in general and certain specified state acts in particular? तो आपको याद आना चाहिए यहाँ पे जमींदारी का एबॉलिशन 9th शेड्यूल, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। L से क्या था? L ही तो था 9th शेड्यूल, लैंड प्रोविजंस, जमींदारी अबॉलिशन, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 जवाहरलाल नेहरू। 22 द कॉन्स्टिट्यूशनल 112th अमेंडमेंट जो 112 नंबर का संविधान संशोधन बिल था 2009 प्रोवाइड्स फॉर द डैश रिजर्वेशन फॉर विमेन इन अर्बन लोकल बॉडीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 24 नवंबर 2009। तो हो सकता है पहले तो आपके दिमाग में कुछ लोग चकरा जाएं कि 112 तो अमेंडमेंट ही नहीं हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक, तो ये कैसे हो गया? तो ये बिल की बात कर रहा है, कई सारे बिल
या फिर सारे बिल एक्ट नहीं बन पाते हैं, वो बिल ही एक्ट बनते हैं जो दोनों हाउसेस से पास होते हैं, लोकसभा राज्यसभा से, और उसको सहमति मिलती है राष्ट्रपति की, तभी कोई बिल एक्ट बनता है। ठीक है, तो कई सारे बिल आते हैं और चले जाते हैं, कुछ अपने आप लैप्स कर जाते हैं हाउस के डिसॉल्व होने की वजह से, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, कि बिल आपका एक्ट नहीं बन पाता है, तो भाई बिल का नंबर हमेशा ज़्यादा होता है एक्ट के नंबर से, ध्यान रखना आप। तो इसमें 50% रिजर्वेशन की बात कही गई थी अर्बन लोकल बॉडीज़ में। देखिए पंचायतों में तो है ही है 1/3 का रिजर्वेशन, ठीक है, बट अर्बन लोकल बॉडीज़ में बोला गया था कि 50% का रिजर्वेशन देंगे, ये बिल आया था। लेकिन फिर क्या हुआ, उसी समय लोकसभा डिसॉल्व हो गई, और हमने पढ़ा था कि अगर सेशन अगर प्रोरोग हो जाए, कौन करता है सेशन को प्रोरोग, जल्दी से बताइए। सेशन अगर प्रोरोग हो जाए तो बिल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो एडजर्नमेंट से तो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बात सही है। लेकिन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया, जो प्रेसिडेंट करेगा, तो कुछ काइंड्स ऑफ बिल होते हैं जो लैप्स कर जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था किस किस तरह के बिल होते हैं, तो कौन कौन तरह के बिल होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी बिल जो लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है, चलो बता देते हैं, मतलब स्टार्ट कर दिया तो, लेकिन मेरा मन तो नहीं है क्योंकि आपके इतना पूछा जाता नहीं। तो अगर कोई भी बिल जो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ वो वहीं पड़ा है, वो लैप्स नहीं होगा। कोई भी बिल जिसको लेके प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग बुलाई, ये लैप्स नहीं होगा। कोई भी बिल जिसको कि प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया था कि भाई देख लो इसको, सस्पेंसिव वीटो का यूज़ करके, वो लैप्स नहीं होगा। इसको छोड़ के जितने बिल हैं वो सारे लैप्स हो जाएंगे। उन्हीं में से एक ये बिल था जो लैप्स हो गया था, जो 50% रिजर्वेशन की बात कर रहा था। प्रोरोग कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। डिसॉल्व कौन करता है, जो कि सिर्फ लोकसभा ही हो सकता है, राज्यसभा नहीं हो सकता है क्योंकि इट इज़ अ परमानेंट हाउस। सिमिलर गोज इन द स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो सकता है, गवर्नर करेगा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं हो सकता बट एबॉलिश हो सकता है। हु विल अबॉलिश, हु कैन अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, बताइए। राज्यसभा ना तो अबॉलिश हो सकता है ना तो डिसॉल्व हो सकता है। अबॉलिश करना राज्यसभा को मतलब बहुत 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 बड़ी बात हो जाना, ठीक है, राज्यसभा को अबॉलिश करना, जो कि मतलब कोई है ही नहीं प्रोविजन, ठीक है, वो तो मतलब ना के बराबर ऐसे, ठीक है। तो प्रोरोग की अगर बात करेंगे तो प्रेसिडेंट करता है। एडजर्नमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, ठीक है। प्रोरोग का मतलब क्या होता है, सत्रावसान बोलते हैं। 3 सत्र होते हैं, मानसून सेशन, बजट सेशन और विंटर सेशन। तो उनको प्रोरोग करना, सत्रावसान करना वो प्रेसिडेंट का काम होता है, ठीक है। और मैंने क्या पूछा था आपसे, क्या पूछा था, हाँ, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन एबॉलिश कर सकता है, चाहे क्रिएट करने का बात हो चाहे एबॉलिश करने का बात हो, पार्लियामेंट कर सकता है। और वो भी किस तरह की मेजॉरिटी से, किस तरह के बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से, यानी साधारण बहुमत से सारे काम कर सकता है वो। 23rd। और कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कितने राज्यों में विधान परिषद है, जरा आप बताइए कमेंट में। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग व्हाट। सर व्हाट अबाउट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, राशि पाठक जी, व्हाट अबाउट इंपॉर्टेंट, मुझे कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बताइए जो मैंने बताया ना हो, बताइए जल्दी से, जो कोई भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो जो मैंने बताया ना हो, जल्दी से बताइए आप। अब आप ये मुझसे मत एक्सपेक्ट करिएगा मैं आपको एक ऐसे करके पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सीधे एक लाइन में नहीं पढ़ाने वाला। मैंने लाइन में आर्टिकल नहीं पढ़ाए हैं, ज़रूरत भी नहीं है उसकी। आपको अमेंडमेंट भी वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि एक दिन चलो हम अमेंडमेंट पढ़ते हैं, वो बीच में हो जाते हैं, ठीक है, वो बीच में हो जाते हैं। अब अलग से अमेंडमेंट पढ़ाने बैठा तो समझ नहीं आएगा आपके वो, ठीक है। लेकिन अब सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं पढ़ाया तो आप बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट छूट गया हो, मुझे भी तो पता चले। तो आंसर इसका 20 लाख होगा, यानी 2 मिलियन हमने पढ़ा था कि जिसकी 2 मिलियन से कम है स्टेट की पॉपुलेशन, वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल को स्किप किया जा सकता है। 24th, विच फ्रीडम फाइटर अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम इन उत्तर प्रदेश एंड वॉज इलेक्टेड एज द होम मिनिस्टर इन 1955, जल्दी से बताइए। अच्छा 86 नहीं बताया, अच्छा 86 नहीं बताया, शर्म कर लो कुछ। तो आंसर क्या होगा, गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सहकारी समिति, हाँ 6 स्टेट, अच्छा ठीक है 6 आप लोग वो बता रहे थे। मैंने पूछा था लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने स्टेट में, तो 6 स्टेट में। कभी पूछ ले कितने स्टेट में बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, द्विसदनीय विधानमंडल है, तो उसका आंसर भी 6 होगा। कब उत्तम, कर्नाटक, आंध्रा और बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बस ध्यान रखना तमिलनाडु नहीं है, ठीक है। तूफान का देवता सर मुझसे गुस्सा हो गया, तुम्हारी हरकतें हैं बस, और कोई नहीं, और कुछ नहीं। आंसर क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी मैंने बताया था 243 ZH से लेकर ZT, पार्ट नंबर 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट नंबर 97 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, ये पार्ट नंबर 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्या है, पार्ट नंबर 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में दिया हुआ है।
म्यूनिसिपैलिटी के कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। द प्रोविजंस रिगार्डिंग दी म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर, तो किस साल बनाए गए थे इनके प्रोविजंस म्यूनिसिपैलिटी के, तो ये बनाए गए थे 1993 में, ऑप्शन नंबर बी लागू हुए थे, ठीक है। 74th अमेंडमेंट, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर लिस्टेड इन विच ऑन द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में है, तो भाई म्यूनिसिपैलिटी का ये आता है 12th नंबर का शेड्यूल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 9th किसकी बात करता है, अभी बताया, लैंड प्रोविजंस, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी के जो लॉस थे, जिसमें ये बोल दिया था पार्लियामेंट ने कि इसमें हम कुछ भी रख लें, हम या स्टेट लेजिस्लेचर इसको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है। देन कौन सा केस हुआ जिसको 9th शेड्यूल केस के नाम से जानते हैं, जरा बताइए। 11th पंचायत, 12th म्यूनिसिपैलिटी, तो 9th शेड्यूल केस के नाम से जानते हैं IR कोयलो केस, जिसमें उसने बोला जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने KBC केस में तुम्हें पहले ही बताया था, तो इससे पहले जो तुम कर लिए सो कर लिए, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आएगा वो चीज़ जो है जुडिशियल रिव्यू के तहत होगी, ठीक है। चलो 28 वेयर वॉज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया सेटअप, तो प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित करी गई थी, तो ये स्थापित करी गई थी, मैंने बताया भी था, मद्रास में इन द ईयर 1688, ठीक है, 1688 में। देन इन बॉम्बे एंड कैलकाटा इन द 1726, 1726 में। एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जल्दी से बताइए। कोहिलो नहीं है, कोएलो है, ठीक है, कोएलो होता है ये, खैर स्पेलिंग से क्या लेने देना। 74th अमेंडमेंट ऑफ 1993 मेंशंस अबाउट व्हाट, मेंशंस अबाउट म्यूनिसिपैलिटी, ठीक, खत्म हो गया आज का लेक्चर, आज जल्दी हो गया ना। चलो भाई, तो कल की जो क्लास है वो आखिरी क्लास होगी जहाँ पे सारे एक्ट्स पढ़ेंगे, 1773 का जितने भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, प्लस पार्ट्स को कैसे याद करना है जो हमारे संविधान के भाग हैं वो देखेंगे हम लोग, और लेक्चर हो जाएगा हमारा खत्म, पॉलिटी हो जाएगी खत्म, ठीक है। और तुम लोगों का जो सबसे बड़ा सपना था, कुछ स्टूडेंट का है यहाँ पे सबसे बड़ा सपना, फिजिक्स कब होगी, तो मंडे से फिजिक्स होगी, ठीक। और ये क्लास 10 बजे होगी कल सुबह, ध्यान रखना, ठीक है। मॉर्निंग 10 AM पे क्लास होगी, तो सुबह कल उठ जाना, है ना। सर प्लीज़ इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ा दीजिए, बिहार सिविल सर्विसेज में अच्छा आते हैं बहुत। तो जितने देखिए इंपॉर्टेंट थे, मैंने एक तो IR कोयलो पढ़ाया, केशवानंद भारती केस पढ़ाया, गोलकनाथ पढ़ाया, चंपकाई दोराईराजन पढ़ाया, मिनर्वा मिल केस पढ़ाया, क्योटो होलोवान वर्सेस जचिलो केस पढ़ाया, ठीक है, DC वाधवा केस पढ़ाया, 6 हो गए ना, और भी एक का दुक्का हो सकता है मैंने पढ़ाए हों, ठीक है। तो इतने ही मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं। अब आपका बिहार सिविल सर्विस में कितने किस लेवल के आते हैं वो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये SSC का बैच है, लेकिन मैं कोशिश तो करता हूँ कि आप स्टेट लेवल के पीसीएस में बैठे वहाँ पे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बना के आएँ, लेकिन वो बैच उसके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये आपको बोल सकता हूँ जितने मैंने केसेस का भी नाम गिना है ना, आप अपने बिहार सिविल सर्विसेज या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज में उठा के देख लीजिएगा पेपर, ठीक है। अगर वो केस करंट से रिलेटेड नहीं है, करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, लेटेस्ट में ना हुआ हो, तो इन जितने मैंने केसेस बोले हैं शायद ही इस केस के अलावा कोई केस पूछा हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ पूछा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही रेयर है पूछा होगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे केस की लिस्ट अभी दी, और मैंने आपको SR बोमई केस भी बताया था, बेरूबारी यूनियन केस बताया था, SR बोमई मैंने जो प्रेसिडेंट रूल पढ़ाया था 1956 वहाँ बताया था, बेरूबारी यूनियन केस प्रियम्बल में पढ़ा था, 2 और ऐड कर सकते हैं 8, ठीक है। तो इनके बियॉन्ड शायद ही आपको कोई देख सकते हैं वहाँ पर। सर UPSC पढ़ा दो $1100 में, अच्छा $1100 में, ऐसा क्या है भाई $1100 में अच्छा समझ गया, मतलब ₹1100 में SSC और $1100 में UPSC। RO ARO कब है एग्ज़ाम RO ARO का स्वाति? मंडे हॉलीडे, अच्छा मंडे को हॉलीडे चाहिए, क्यों भाई मंडे को हॉलीडे चाहिए? कितने लोगों को मंडे को हॉलीडे चाहिए? भाई हॉलीडे तो हमको भी चाहिए, लेकिन फिर ना चीज़ें तो हम लोग ही करनी है, हमें करवानी है, आपने करनी है, तो फिर जल्दी कर लेते हैं। अच्छा सेक्रेटरी साहब कहाँ गए? कैसा, मतलब सेक्रेटरी साहब अगर देख रहे हो तो थोड़ा कमेंट करिए कैसा रहा, मतलब लेक्चर, कुछ अगर आपको ऐड करना हो तो दिमाग का दही हो गया। अब बेटा इसी दही को लो ना, थोड़ी सी चीनी मिलाओ, ठीक है, और पी जाओ इसको।
पीसीएस मेंस निखिल वो थोड़ा सा हायर लेवल हो जाता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी आ जाती है, थोड़ा की चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग। वहाँ पे तो ये होता है कि जब तक आप चीज़ें खुद से, अब यहाँ पे तो क्या है ना, जैसे एसएससी हो गया या फिर प्रीलिम्स लेवल भी हो गया, ठीक है, कि टीचर आपका काम कर देगा सारी चीज़ें। बट मेंस लेवल में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आपको खुद से भी कुछ चीज़ें करनी होती है वहाँ पे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसका तो मैं नहीं बोलूँगा। मतलब बेसिक फाउंडेशन तो ले कर देगा आपको अच्छे से, आपको सारी चीज़ें पसंद में आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा और आपको वहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। डीएसएसबी का असिस्टेंट ग्रेड 3 का नेक्स्ट में, तो उसके लिए कुछ करवा दो। यही है सारी चीज़ें, अलग से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब बीच में कितने सारे एग्जाम्स हुए सर, ईपीएफ सॉरी ईएसआईसी का आया था ना अभी, ठीक है। रिजल्ट मैंने कुछ लोगों के डाले भी थे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, तो मैंने डाले कि नहीं डाले। मतलब टॉप रैंक्स निकली लोगों के, टॉप 10 में ही 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। टॉप 50 में अगर गिन लिया जाए तो 8-10 स्टूडेंट्स तो होंगे ही। तो भाई कैसे हो गई है, कैसे हो गए? और तब तो शायद पता नहीं बैच हो चुका था तब तक कि नहीं हुआ था, सिर्फ पीवाई की सीरीज़ ही लोग पढ़ के लेके आए हैं। बीच में डीएसएसबी का ही आई थिंक एग्ज़ाम भी हो चुका था, एक ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था, अभी आने दीजिए, उसका भी आई थिंक रिजल्ट नहीं आया ईपीएफओ का, तो देखिएगा। तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारे बीच में एग्जाम्स हुए, सारे स्टूडेंट्स फोड़ के आए ये एग्ज़ाम्स, ठीक है। नहीं होगा तो चलो मैं ईपीएफओ का, ये ईएसआईसी का डलवाता हूँ, ये भी डलवाना ज़रूरी है, मोटिवेशन के पर्पज़ है ना। तो चलो अब डलवाते हैं, रील वील भी बनवाते हैं ठीक है। रिजल्ट की भी अब तुम्हें रील देखने को मिलेंगे, ताकि थोड़ा तुम लोगों की तो मोटिवेशन बढ़े कि भाई मतलब आप में से ही टॉपर निकलने वाले हैं, ठीक है, कहीं और से नहीं आएंगे, टॉपर निकले हैं और आगे भी आप में से ही निकलने वाले हैं। तो फिर इस चीज़ का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल बिपिन मौर्य, ये मैं एग्री करूँगा। आईबी के करंट अफेयर बिल्कुल टफ थे, नो डाउट टफ थे, और पूरा पूरा पेपर ही डिफ़िकल्ट टू, मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे ही था। हाँ, सी ए पी एफ वगैरह के लिए तो देखो, और करंट अफेयर की क्लास होगी भाई आपकी 28 जनवरी को, ठीक है। 28 जनवरी को करंट अफेयर करेंगे हम लोग, 28 जनवरी को, ठीक है। और 28 जनवरी को करेंगे शाम को, आई थिंक 6:30 बजे क्लास होगी, सारे जनवरी कर लेंगे, ठीक है। अब तो 3 दिन के जनवरी के बचेंगे, तो फेब में कर लेंगे। और बाकी सी ए पी एफ का कोई पूछ रहा है, और सी डी एस का तो वो भाई परमार ऑफिसर्स करके चैनल है। अभी तो यार उस पर क्या है ना कि बैच के अंदर ही क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे तो उतना होता नहीं अभी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो परमार ऑफिसर्स को, ठीक है, परमार ऑफिसर्स को। बट वही है कि वहाँ पे अभी ज़्यादा चीज़ें हो नहीं रही हैं, क्योंकि सी डी एस का एग्ज़ाम अप्रैल में है, 27 अप्रैल को, या फिर आई थिंक 17 अप्रैल को। और सी ए पी एफ का तो अगस्त के फर्स्ट वीक में होता है। तो वही है कि यहाँ तो वहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होंगी रफली फेब में स्टार्ट होंगी, फेब्रवरी में स्टार्ट होंगी वहाँ पे चीज़ें, ठीक है। 10 बजे मत रखिए क्लास, क्यों ना रखें? 10 बजे क्या यार, कल इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि शाम को एक मेरी क्लास है, अब उसको ने शेड्यूल कर दिया है, अब उसको चेंज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सर आईबी में GS 16 बनाकर आए हैं आपके निट्टो लगा के, अच्छा अच्छी बात है। वैसे CAPF का मैंने बता दिया है, कि जो लोग कमेंट कर रहा है, कोई कौन शॉर्ट्स करके। सर आपके बारे में कुछ बताइए, क्या बताएं अपने बारे में यूपी पुलिस जीएस के लिए कुछ प्लीज़ सर। यूपी पुलिस जीएस के लिए अलग से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेन टाइम का इशू है, करवाने के तो करवा देते, लेकिन टाइम का थोड़ा सा इशू है ना। अच्छा तुम में से चलो छोड़ो सुबह ऑफिस जाना है, ड्यूटी है सर। ड्यूटी है तो क्या कर सकते हैं, ड्यूटी है तो चलो कोशिश करेंगे अगर थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेशन तक रख सकें उसको, है ना, वीडियो को। क्योंकि मेन ये है ना कि थोड़ा सा अब चेंज करने में दिक्कत होगी। आईबी में टाइम कम पड़ गया था, हाँ टाइम का इशू तो था निकेत, टाइम का इशू तो था, बिल्कुल था, क्योंकि लेंदी था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। कल की क्लास संडे को कर दो, संडे को यार और भी काम होते हैं, तो इसलिए संडे को कर नहीं सकते हैं, थोड़ा संडे को और काम होते हैं, तो इसलिए संडे को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कल की क्लास सुबह ही रिमूव हो जाएगी, अच्छा मैम डाल। चले भाई, थैंक यू सभी को। आई थिंक किसी का डाउट वाउट तो है नहीं, अभी क्या बोल रहे हैं भाई, सर मुझे माफ़ कर दो
क्या भाई, क्या तुमने क्या गुनाह कर दिया जिसके लिए माफ़ी मांग रहे हो? स्टार्ट करेंगे मंडे से एसएससी प्राइड। यूपी जी के निखिल वही है, थोड़ा टाइम का इशू है, तो इसी से करते रहो, इसी से काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। थैंक यू भाई। जिसको बैच वैच में लेना वेना होगा करे तो परमार एकेडमी ऐप पे चले जाना और वहाँ पे कोर्सेज सेक्शन आपको दिख जाएगा, है ना, अगर मन हो तो। बाकी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं।